Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal. Welcome to Unacademy and we are discussing about अशोककालीन अभिलेख के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पर प्राचीन भारत के इतिहास में देखा है और इसके बाद हम लोग देखेंगे अशोक काल के संदर्भ में। ओके, इसके पहले भी हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इसके पहले भी कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे अशोक के संदर्भ में। अशोक के संदर्भ में देखा जाए तो यह बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के पुत्र के होने के पश्चात में इन्होंने एक तरह से देखें अवंती के प्रांतपति के रूप में कार्य कर रहा था और माना जाता है कि इन्होंने 99 भाइयों की मृत्यु करके एक तरह से इनको मार करके गद्दी पर बैठा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनके कई सारे आदेश थे जिनके आदेशों को इन्होंने अपने शिलालेख के माध्यम से प्रसारित किया। तो इस प्रकार से यह पहला ऐसा शासक था प्राचीन इतिहास में जो कि अपने आदेश को एक लिखित माध्यम से शिलालेख में प्रकाशित किया था। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हम देखें कि अशोककालीन के अभिलेख हैं, उन्होंने अपने अलग अलग नीति के अनुसार कार्य किया, जिसके माध्यम से देखे जा सकते हैं कि अशोक एक महान शासक के रूप में तब्दील होगा या फिर बना। इस प्रकार से देख सकते हैं अशोक काल के जो देख सकते हैं इसमें उन्होंने धम्म नीति का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने युद्ध नीति को एक तरह से त्याग दिया था। उन सभी को चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग उसके अलग अलग अभिलेख हैं, सिक्के हैं, जिससे मौर्य काल के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। वे सारे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए अशोक काल के अभिलेख को हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करके देखें, जिसमें अलग अलग विशेषताएँ हैं तीनों की। और इसमें हम देख सकते हैं कि एक है अशोककालीन अभिलेख में जिसको हम कह सकते हैं लघु अभिलेख। ठीक है, लघु शिलालेख, और एक होता है आपके लघु शिलालेख हैं। दूसरा प्रकार है उसे हम स्तंभ अभिलेख कहेंगे और स्तंभ अभिलेख, और एक और प्रकार है जिसे बृहत शिलालेख के तौर पर हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे बृहत शिलालेख। तो बृहत शिलालेख, ठीक है, तो ये 14 बृहत शिलालेख थे अशोक काल के और इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लघु शिलालेख के संदर्भ में कई सारे लघु शिलालेख हैं और इसमें जैसे दिल्ली है, दिल्ली में प्राप्त है, मेरठ में प्राप्त है। इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ उदयगोलम में प्राप्त है, उदयगोलम, और उसी प्रकार से हम देख सकते हैं यहाँ पर निट्टूर में प्राप्त हुआ है, निट्टूर। ठीक है, यहाँ से मास्की से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कई सारे अभिलेख हैं जो कि लघु शिलालेख के तौर पर हम देख सकते हैं। तो कई स्थान है जहाँ से प्राप्त हुए हैं अशोक काल के सिक्के, अशोक काल के अभिलेख, और यहाँ से कई प्रकार के जो आदेश हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ओके, इसके साथ साथ देखें कि स्तंभ अभिलेख के बारे में देखेंगे तो अलग अलग प्लेस हैं, जहाँ से 7 अलग अलग प्लेस हैं जहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो मुख्य रूप से देखेंगे 8 प्लेस प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कि लौरिया अरेराज, क्या हो जाएगा, लौरिया अरेराज है, लौरिया अरेराज। इसी में कह सकते हैं लौरिया नंदन है, लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज 2 प्रकार के हैं इसमें, लौरिया नंदन। ठीक है, तो इसी प्रकार से लौरिया नंदन, लौरिया अरेराज, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ठीक है, तो दिल्ली टोपरा में प्राप्त हुआ है, एक है दिल्ली मेरठ से भी प्राप्त हुआ है। और इसी तरह से देख सकते हैं इसमें रामपुरवा है, रामपुरवा ये हो जाएगा। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये नंदनगढ़ है और यह रामपुरवा हो जाएगा। ठीक है, और एक इस प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग प्लेसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है एक स्तंभ अभिलेख है जो कि यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इलाहाबाद से प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, स्तंभ अभिलेख के संदर्भ में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम बृहत शिलालेख के संदर्भ में 14 महत्वपूर्ण बृहत शिलालेख है, 14 महत्वपूर्ण शिलालेख अलग अलग हैं जो कि 13वें शिलालेख के बारे में देख सकते हैं। 13वें शिलालेख में हमें कलिंग विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है, कलिंग विजय 13वें शिलालेख में बताया गया है। इसी के साथ में हम देख सकते हैं यहाँ एक बृहत शिलालेख है जिसे हम धौली प्रथम अतिरिक्त अभिलेख कहते हैं। प्रथम अतिरिक्त अभिलेख को हम धौली अभिलेख कहते हैं। प्रथम
इसमें अभिलेख है। अतिरिक्त अभिलेख जिसे धौली अभिलेख कहते हैं, यह उड़ीसा से प्राप्त हुआ है और इसके साथ ही साथ में हम इसमें कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। धौली अभिलेख में बताया गया है सारी प्रजा मेरी संतान है। इसी प्रकार से एक दूसरे द्वितीय अभिलेख हैं, द्वितीय अतिरिक्त अभिलेख कहा जाता है जिसे अभिलेख, ठीक है। तो यह है द्वितीय अतिरिक्त अभिलेख है जिसे कहते हैं जोगढ़, जोगढ़ से प्राप्त हुआ है। यह भी आपके उड़ीसा से प्राप्त जो स्थल है जोगढ़, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बृहद शिलालेख का संदर्भ हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखें जो कि इम्पोर्टेंस हैं और अशोककालीन अभिलेख के, इसमें अलग अलग प्लेसेस से प्राप्त हुए हैं। देखिए अशोक के नाम का वर्णन है, 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिससे प्राप्त हुआ है और वह आपके 4 महत्वपूर्ण हैं। इसमें मास्की है, इसमें इस तरह से देख सकते हैं, मास्की, उदयगोलम, निट्टूर और एक है गुर्जरा। तो ये सारे 4 प्लेस हैं, ठीक है। तो मास्की और निट्टूर है, उदयगोलम है, गुर्जरा है। इससे हमें प्राप्त होता है कि अशोक के नाम का वर्णन मिलता है जिसमें देवानाम पी का नाम प्राप्त हुआ है, देवानाम पी, ठीक है। तो देवानाम पी जैसे नाम इसमें करण किया गया है, इसमें इस अभिलेख में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हमें अलग अलग नाम मिलते हैं जिसमें अलग अलग नाम हैं, जिसमें देख सकते हैं ब्राह्मी है, मास्की है, तो कई सारे और भी नाम मिल सकते हैं जिसमें अलग अलग है। जैसे रोमेंदेई अभिलेख है, रोमेंदेई अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि रोमेंदेई अभिलेख से हमें अशोक के 6वें वर्ष में एक तरह से देख सकते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के 6वें वर्ष में इस क्षेत्र की यात्रा की थी और यात्रा के दौरान में हमें पता चला कि इन्होंने अपने 1/6 भाग जो है कर था उसे उन्होंने छोड़ दिया, छूट कर दी थी, ठीक है। तो इसकी जो प्राप्त होती है वह आपके रोमेंदेई से प्राप्त होती है, अभिलेख से प्राप्त होती है। इसी तरह से हम देखें एक प्लेस है जो कि इम्पॉर्टेंट प्लेस है, हम देख सकते हैं उसे कहते हैं खरोष्ठी, और एक तरह से खरोष्ठी में लिखा जाने वाला एक अभिलेख है जिससे हम दाएं से बाएं लिखते हैं। देखिए दाएं से बाएं लिखा जाने वाला जो अभिलेख है उसे कहते हैं खरोष्ठी में, ठीक है। खरोष्ठी जो कि बहुत अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में देख सकते हो। तो इस तरह से हम लिखते जाते हैं, तो यह बाएं से दाएं है, तो बाएं से दाएं, फिर उसके बाद इस तरह से आएंगे दाएं से बाएं, तो इस प्रकार से होगा, यह इस ऐसा होगा और इस तरह से ऐसा होगा। इसे खरोष्ठी में लिखा जाने वाला होगा, ठीक है, खरोष्ठी में कहते हैं। तो यह जो प्राप्त होने वाला है यह दिल्ली, इसमें मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, ठीक है। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त जो है शहबाजगढ़ी, ठीक है। तो इससे प्राप्त ये दोनों प्लेस हैं, इन दोनों जगह से प्राप्त हुआ है, यह खरोष्ठी लिपि में प्राप्त अभिलेख है, इस तरह से बता सकते हो। इसके अलावा और भी है जिसे हम कहते हैं ग्रीक और अरेमिक में लिखा गया, जिसे कहते हैं कंधार, ठीक है। कंधार अभिलेख है और कंधार अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वह हमें ग्रीक और अरेमाइक जो लिपि है उससे प्राप्त हुआ है, ग्रीक और अरेमिक में लिखा गया है, ठीक है। ग्रीक और अरेमिक लिपि में है ये, अरेमिक, तो ये इससे हम जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देख सकेंगे कि एक लिपि है जिसमें हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम जितने भी अशोक काल के जो लिपि होते हैं प्राप्त हुए हैं, हमें मुख्य रूप से हम देख सकते हैं प्राकृत भाषा से प्राप्त हुए हैं। प्राकृत भाषा जो है जनता की भाषा होती थी और इसे इस प्रकार से अपने आदेश के अनुसार इसमें लिखा जाता था, जो कि प्राकृत भाषा के रूप में थी, जिससे जनता आसानी से समझ सके। इसके साथ ही साथ में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है मुख्य रूप से, तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग भी किया गया है। यह लिपि है और इसका उपयोग मुख्य रूप से किया गया है। हालांकि देख सकते हैं प्राकृत में भी, इसमें कुछ जगहों पर अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, प्राकृत है, यहाँ पर संस्कृत में है, तो अलग अलग यहाँ पर पाली में भी देख सकते हैं, तो पाली भाषा भी आपको मिलेंगे कहीं कहीं पर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके संदर्भ में अशोककालीन अभिलेख के संदर्भ में मुख्य रूप से यही सारी बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार आए हुए हैं प्रश्न और यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना है, ठीक है। इसके अलग एक और आपको जो जानकारी रखना है उसे भब्रू अभिलेख कहते हैं और भब्रू अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि जो बौद्ध, इसमें देख सकते हैं अशोक ने यहाँ त्रिरत्न पर आस्था प्रकट करता है। त्रिरत्न क्या हैं? त्रिरत्न जो बौद्ध के त्रिरत्न हैं, हम लोगों ने देखा था बौद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। 3 प्रकार के इसमें त्रिरत्न हैं, बौद्ध, संघ और धम्म, ठीक है। तो ये जो धम्म है तीनों प्रकार के, इसमें त्रिरत्न पर आस्था प्रकट करता है। इसमें भब्रू अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त हमें होती है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर से हमें अशोक काल के पूरे अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो पे लेक्चर पे हम चर्चा करेंगे अन्य जो पहलुओं हैं, अन्य जो भारत के इतिहास के संदर्भ में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।